हेलो मेडिकोज, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिकैल्सिफिकेशन के टाइप के बारे में, या यूँ कह लो कि मैनी टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें है एसिड डिकैल्सिफिकेशन, आयन एक्सचेंज रेजिन, इलेक्ट्रिकल आयोनाइजेशन, चिलेटिंग मेथड एंड सरफेस डिकैल्सिफिकेशन। यह जो नाम मैंने बोला अभी, यह डिकैल्सिफिकेशन की मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था डिकैल्सिफिकेशन के बारे में। तो डिकैल्सिफिकेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, एंड डिकैल्सिफाइंग एजेंट कौन से यूज़ करते हैं, इन सभी के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपको डिकैल्सिफिकेशन की मेथड को समझने के लिए डिकैल्सिफिकेशन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए। आज हम बात करेंगे डिकैल्सिफिकेशन की मेथड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट मेथड है हमारी एसिड डिकैल्सिफिकेशन। एसिड डिकैल्सिफिकेशन का पहले है प्रिंसिपल में है डिकैल्सिफिकेशन का प्रिंसिपल एसिड पर बेस्ड है, मतलब एसिड डिकैल्सिफिकेशन एसिड से किया जाता है, यह एसिड पर बेस्ड है। यह एसिड डिकैल्सिफाइड फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हार्ड टिश्यू एंड बोन में से कैल्शियम सॉल्ट को रिमूव करता है और टिश्यू को सॉफ्ट बनाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि डिकैल्सिफिकेशन का मीनिंग होता है किसी भी कैल्सिफाइड टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करना, डिकैल्सिफिकेशन कहलाता है। यह किसकी हेल्प से करते हैं, तो डिकैल्सिफाइड फ्लूइड की हेल्प से करते हैं, जिसमें मैंने मैनी टाइप्स ऑफ डिकैल्सिफाइड फ्लूइड के बारे में भी हमने जाना था। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि यह एसिड पर बेस्ड होता है, यह एसिड डिकैल्सिफाइड फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब जो एसिड होता है वो डिकैल्सिफाइड फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है और बोन में से कैल्शियम को रिमूव कर देता है और टिश्यू को सॉफ्ट बनाता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस मेथड को करने के लिए? कंटेनर, पिपेट, लिटमस पेपर एंड स्टॉप वॉच। अब है स्पेसिमेन। एसिड डिकैल्सिफिकेशन को करने के लिए हमें कैसा स्पेसिमेन चाहिए, तो हार्ड टिश्यू एंड बोन। एसिड डिकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ रिएजेंट की नीड होती है, जो है डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड, कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया ऑक्जेलेट एंड फिक्सेटिव सॉल्यूशन। तो जानते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी से स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। किसी भी बायोप्सी या ऑटोप्सी के थ्रू हम टिश्यू का एक सेक्शन सबसे पहले रिमूव करते हैं। तो वही बोला गया यहाँ पे कि सबसे पहले ह्यूमन बॉडी से स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। दूसरा है स्पेसिमेन को फिक्सेटिव। अब फिक्सेटिव कौन सा लेंगे, ज़ेंकर फ्लूइड लेंगे या फिर फॉर्मेलिन लेंगे। तो स्पेसिमेन को फिक्सेटिव की हेल्प से फिक्स करेंगे। देन एक कंटेनर को डिकैल्सिफाइड फ्लूइड से फिल करेंगे एंड टिश्यू को सस्पेंड करेंगे। क्या होगा फ्रेंड्स कि जो एक कंटेनर लेंगे हम, इसके बाद फिक्सेशन में डीप करके हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद एक अलग से कंटेनर लेंगे, उसमें डिकैल्सिफाइड फ्लूइड को फिल करेंगे। डिकैल्सिफाइड फ्लूइड बहुत टाइप के होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिटेल्स बताई थी। उसको फिल करेंगे, उसके बाद टिश्यू को सस्पेंड करेंगे, मतलब उस डिकैल्सिफाइड फ्लूइड के अंदर हम टिश्यू का एक सेक्शन डाल देंगे। तो उसको डालेंगे कैसे, तो देखिए कैसे करना है। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें हमने यहाँ तक के डिकैल्सिफाइड फ्लूइड को फिल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें टिश्यू का सेक्शन सस्पेंड करेंगे। तो कैसे करना है, एक धागा लेना है, उसमें टिश्यू का सेक्शन को बांध देना है। ये स्टेप बाहर ही करनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। मान लीजिए कि एक टिश्यू का सेक्शन है, उसको किसी धागे की हेल्प से बांध देना है और इसको ऐसे ही यहाँ पे लटका के रखना है, ताकि ये जो सेक्शन है टिश्यू का, वह नीचे से भी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहे और ऊपर से भी पूरा फ्लूइड के कांटेक्ट में रहे। तो इससे क्या होता है कि जो टिश्यू का सेक्शन है, अगर से हम उसको ऐसे ही डाल देते, मान लीजिए ये कंटेनर है, टिश्यू का सेक्शन हमने ऐसे ही डिप कर दिया,
तो आजू बाजू ये फ्लूइड के कांटेक्ट में है, लेकिन नीचे सरफेस पर ये फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि जो ये सरफेस वाला एरिया है वहाँ डिकैल्सिफाइंग नहीं हो पाएगा और वो जो सेक्शन है वहाँ का वो हार्ड ही रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करते हैं कि हमें एक धागे की हेल्प से बांध देते हैं। अब ये जो धागा होता है वो नॉर्मली धागा नहीं होता, वो वैक्स से कोटेड रहता है। इस वैसे धागे को हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर से हम नॉर्मली धागा लेंगे तो वह एसिड के कांटेक्ट में आने पर डैमेज हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। इसीलिए हम उसको वैक्स से कोट कर देते हैं, उसके बाद धागा लेते हैं और लटका देते हैं ऐसे। अभी अभी इसके अलावा एक स्टेप आने लगी है जिसमें कुछ, तो क्या होता है, ये एक एसिड रहती है जिसके अंदर टिश्यू को डाल दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, तो अलग अलग सेक्शन में हम बहुत से टिश्यू को ऐसा फील कर सकते हैं, वो सेपरेट रहते हैं। और एक कंटेनर में डिकैल्सिफाइड फ्लूइड लेकर ये पूरी की पूरी कैसेट को डाल दिया जाता है। ये अभी अभी यूज होता है, पहले वाली मेथड ये थी, धागे के साथ लटका दिया जाता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। तो हम थे एक कंटेनर को डिकैल्सिफाइड फ्लूइड से फिल करेंगे एंड टिश्यू सस्पेंड करेंगे। फिर है नेक्स्ट, फ्लूइड को डेली चेंज करेंगे जब तक टिश्यू से कैल्शियम कम्प्लीटली रिमूव ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए समथिंग 2 दिन का टाइम लगता है, तो तब तक के लिए हम फ्लूइड को डेली चेंज करेंगे जब तक टिश्यू कैल्शियम कम्प्लीटली रिमूव ना हो जाए। कैल्शियम रिमूव हुआ है या नहीं चेक करने के लिए हमने जिस डिकैल्सिफाइड सॉल्यूशन में टिश्यू को रखा था वह सॉल्यूशन 5.0 ml एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। जिस कंटेनर में हमने टिश्यू को डिकैल्सिफाइंग होने के लिए डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड में रखा था, उस डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड को 5.0 ml कलेक्ट करते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अब क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे जब तक कि सॉल्यूशन एल्केलाइन ना हो जाए। अब उसी टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में डिकैल्सिफाइड सॉल्यूशन रखा गया है, उसमें कंसंट्रेटेड अमोनियम सॉल्यूशन की ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एक एक बूंद डालते जाएंगे जब तक कि सॉल्यूशन एल्केलाइन ना हो जाए। अब एल्केलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, अब इसे लिटमस पेपर से चेक करेंगे। लिटमस पेपर हमें ये बता देगा कि सॉल्यूशन एल्केलाइन है या एसिडिक है। अब इसे लिटमस पेपर से चेक करेंगे। अगर सॉल्यूशन टर्बिड होता है तो इस प्रोसेस को कंटिन्यूस रखेंगे और यदि सॉल्यूशन क्लियर है तो 0.5 ml अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन की ऐड करेंगे। जब डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो टिश्यू को रनिंग टैप वाटर में 24 to 48 आवर वॉश करेंगे, देन फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। जब हमारी एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद रनिंग टैप वाटर से हम टिश्यू को वॉश करेंगे। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। यदि सॉल्यूशन क्लियर है तो कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है, यदि सॉल्यूशन टर्बिड है तो कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि आयन्स का एक्सचेंज होगा जिससे डिकैल्सिफिकेशन होगा। अब आयन्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारा एक कैल्शियम है, कैल्शियम एक आयन में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मेथड में अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन यूज करते हैं। एक कंटेनर के बॉटम में सॉल्ट की लेयर बनाते हैं, देन कंटेनर में फॉर्मिक एसिड कंटेनिंग फ्लूइड फिल करते हैं। रेजिन में हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो टिश्यू में प्रेजेंट कैल्शियम आयन के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और टिश्यू को डिकैल्सिफाई कर देता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लेंगे। अब इसमें इसकी सरफेस पर, ये जो है इसकी सरफेस है, तो इसकी बॉटम पर अमोनियम सॉल्ट की कोटिंग कर देंगे। अमोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन
रेजिन। ये इसके बॉटम पे लेंगे। देन इसमें क्या ऐड कर देंगे अब हम, फॉर्मिक एसिड कंटेनिंग फ्लूइड। फॉर्मिक एसिड कंटेनिंग फ्लूइड फिल किया। अब इसमें हम डाल देंगे टिश्यू का सेक्शन। सेम उसी प्रोसेस से टिश्यू को हमने डाल दिया ऐसे ही धागों में लटका के, जो मैंने पिछली मेथड में बताया था। तो अब क्या होगा कि जो ये अमोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टीरीन रेजिन है, तो रेजिन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एक आयन है, इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, जो डिगैल्सिफाई करने के लिए यहाँ पे टिश्यू में प्रेजेंट कैल्शियम आयन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या होगा उससे कि टिश्यू का जो कैल्शियम है वो रेजिन में आ जाएगा और रेजिन का हाइड्रोजन टिश्यू में चले जाएगा। आयन एक्सचेंज हो गए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू का कैल्शियम पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा और ये जो ये टिश्यू का सेक्शन है वो डिकैल्सिफाइड हो जाएगा, मतलब कैल्शियम से फ्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। इसके एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज फास्टर डिकैल्सिफिकेशन, वेल प्रिजर्व्ड टिश्यू स्ट्रक्चर, लॉन्गर यूज ऑफ रेजिन। फास्टर डिकैल्सिफिकेशन मतलब बहुत जल्दी से डिकैल्सिफिकेशन करता है। वेल प्रिजर्व्ड टिश्यू स्ट्रक्चर, टिश्यू के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है। लॉन्गर यूज ऑफ रेजिन, रेजिन का यूज हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मतलब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके थ्रू जो बोन है, मतलब जो टिश्यू का सेक्शन है, वो हमारा डिकैल्सिफाई हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम टिश्यू में से कैल्शियम को रिमूव करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम में फॉर्मिक एसिड और HCl यूज करते हैं। जो फ्लूइड यूज करेंगे हम डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड, उसमें हम क्या लेंगे, फॉर्मिक एसिड ले सकते हैं या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम में फॉर्मिक एसिड और HCl यूज करते हैं। कार्बन कैथोड लेंगे जो नेगेटिव चार्ज है और कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज है। इसमें हम लोग क्या लेंगे कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो है वो कार्बन की रॉड है, जो है कैथोड। कैथोड में होता है नेगेटिव चार्ज और इसके जस्ट अपोजिट है यहाँ पे बोन। बोन मतलब वो अपना बोनी टिश्यू। तो बोनी टिश्यू में होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर, जिससे क्या होगा कि इसका जो कैल्शियम है वो टोटली ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जो कैल्शियम है वो कैथोड की ओर मूव करने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ आया। अब आगे हमारा नेक्स्ट मेथड है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट ऑर्गेनिक चिलेटिंग एजेंट मेटालिक आयन को ऑब्जर्व करता है। EDTA कैल्शियम को बाइंड कर एक नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। यह कैंसरस बोन के लिए बेस्ट वर्क करता है। बोन मैरो बायोप्सी डिकैल्सिफिकेशन के लिए यह सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि मैरो में ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करने के लिए साइटोलॉजिकल डिटेल को बेस्ट रूप से प्रिजर्व करता है। अब इसमें EDTA कैल्शियम को बाइंड करता है और ये एक नॉन आयोनाइजिंग सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो क्या करेंगे, EDTA सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, EDTA 5.5 ग्राम प्लस फॉर्मेलिन 100 ml प्लस डिस्टिल वाटर 900 ml, इनको लेके हम EDTA सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने जब हेमेटोलॉजी में हमने वॉइल के लिए पढ़ा था EDTA का यूज। EDTA एक एंटीकोगुलेंट होता है। तो ये एंटीकोगुलेंट क्या करता है कि ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसमें से 4th फैक्टर कैल्शियम को ये बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, क्योंकि क्लॉटिंग के लिए टोटल 14 फैक्टर्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि चिलेटिंग एजेंट में हम EDTA का यूज करते हैं। तो EDTA क्या करता है कि कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से जो बोन है, मतलब बोनी टिश्यू है, उससे कैल्शियम को ये रिमूव कर देता है। तो चिलेटिंग एजेंट के थ्रू ऐसे होता है।
डिकैल्सिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा सरफेस डिकैल्सिफिकेशन। टिश्यू की एम्बेडिंग के बाद 1 आवर के लिए यह किया जाता है ताकि सरफेस पर जो भी कैल्शियम रह गया हो वह रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम सरफेस डिकैल्सिफिकेशन का यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ हम एम्बेडिंग के बाद करते हैं। एम्बेडिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें टिश्यू को पैराफिन वैक्स से कवर करा जाता है। तो इसमें हम जब हम कैसेड में टिश्यू को रखते हैं और फिर डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड में हम उस कैसेड को डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी उसकी सरफेस पर कैल्शियम रह जाता है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं सरफेस डिकैल्सिफिकेशन, जो ये हम एम्बेडिंग के बाद करते हैं। 1 घंटे के लिए किया जाता है यह, ताकि सरफेस पर जो भी कैल्शियम रह गया हो वह रिमूव हो जाए। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं। यहाँ तक के मेथड खत्म हो गई, इतनी ही मेथड थी डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, मतलब उसका जो वॉल्यूम है डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन का वह बराबर मात्रा में लेना चाहिए। मान लीजिए कि अगर से टिश्यू का सेक्शन हमने डिप किया है डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन में और उसका जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम फ्लूइड का वह कम मात्रा में है, तो इससे क्या होगा कि जो टिश्यू का ऊपर वाला सरफेस है वह डिकैल्सिफाई नहीं हो पाएगा और वहाँ पे कैल्शियम रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें। टेम्परेचर भी डिकैल्सिफिकेशन के लिए फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब उसको कम ज़्यादा कर देता है डिकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस को। डेंसिटी ऑफ बोन, बोन की थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ बोन, डेंसिटी ऑफ बोन और एजिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन, या यूँ कह लो कि डिकैल्सिफिकेशन के यूजेस। हिस्टोपैथोलॉजी लैब एंड इम्यूनोपैथोलॉजी लैब में रूटीनली यूज्ड किया जाता है। डिकैल्सिफिकेशन जो होता है वो हिस्टोपैथोलॉजी की लैब और इम्यूनोपैथोलॉजी की लैब में डेली रूटीनली यूज किया जाता है। कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए यूज होता है। इनसॉल्यूबल कैल्शियम सॉल्ट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे कैल्शियम सॉल्ट जो सॉल्यूबल नहीं है, किसी भी चीज में घुलते नहीं है, उनको रिमूव करने के लिए डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है। यह हैवी मिनरलाइज्ड बोन स्पेसिमेन के लिए यूजफुल है। यह पोस्टमार्टम एंड रिसर्च वर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि डिकैल्सिफिकेशन करने की मेथड कौन कौन सी होती है, डिकैल्सिफिकेशन के फैक्टर अफेक्टिंग रेट क्या क्या है, देन इसके यूजेस और एप्लीकेशन क्या है। आज हमने इस लेक्चर में इन सभी के बारे में जाना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर से आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।